अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 एक्सरसाइज 2.2 का चैप्टर नंबर 2 का। और लास्ट लेक्चर हमने जो आप लोगों को दिया था कल, वो वहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 18 पर एंड किया था। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज के सवाल दोबारा बड़े अहम हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 2.2 बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी वैरायटी है क्वेश्चंस में। तो आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पहले क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। और इसी चैप्टर में इस तरह के 3 सवाल हैं, यानी कि 2.2 में, 2.4 में, 2.5 में भी। और तीनों सवालों का जो सेंस है, एनालिसिस है, वो सेम है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात कर रहा है। कहते हैं कि जी A इज 2/3 द वे फ्रॉम 1, 10 and -8, 4. B is the midpoint of 0, -7 and 6, -11. Find the distance between A, B. ये सवाल ऐसा है जिसमें हम अभी तक जितने फॉर्मूले हैं वो सब इस्तेमाल हो गए। ध्यान दीजिएगा। कहता है कि A इस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट से बड़ा डिफरेंट बात। A जो है ना वो पॉइंट है जो 2/3 द वे है फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट से 2/3 है, यानी कि 2/3 द वे, यानी कि 2/3 दूरी पर है। 2/3 दूरी का मतलब क्या है, पहले हम इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, अगर लिखा हुआ है 3, अगर इसकी जगह होता 3/5 द वे, इस बात का मतलब होता कि जो 2 पॉइंट गिवन है उसके टोटल 5 पार्ट है 3/5 का। ठीक है, एक पॉइंट है सपोज करेंगे P और एक ये पॉइंट है Q। अब ये है 3/5 द वे। ठीक है, 3/5 द वे का मतलब इसके टोटल 5 पार्ट है और जो इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो उसके 3rd पार्ट पर है, यानी 1, 2 और ये 3, यानी कि यहां वो पॉइंट है। अगर ये कहता है 3/5 द वे, इट मींस कि A कहां पर है, 1, 2, 3, टोटल पार्ट कितने हैं, 5। इसका मतलब है 5 में से तीसरे पार्ट पर कौन है, A। इसको हम कहेंगे A इज 3/5 द वे फ्रॉम 2 पॉइंट। अगर होता 2/5 द वे, इसका मतलब A इज 2/5 द वे का मतलब कि वो जो सेगमेंट है उसके टोटल 5 पार्ट है और A कहां पर है, 2 पर, यानी कि 1 और ये 2, यानी कि यहां पर। इसको दे देते हैं B का। अगर ये कहता 4/5 द वे, इसका मतलब इसके टोटल 5 पार्ट कितने हैं, 5, और जो हमारा पॉइंट है वो कहां पर होगा, 4th पार्ट में, 1, 2, 3, 4 यहां पर। अब अगर मुझे ये पॉइंट्स निकालने हैं और इन कंडीशंस में दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली जो पॉइंट्स हैं भले A, B, C हो, वो P और Q को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और जब डिवाइड कर रहे हैं तो किसी रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें A की, तो जो A है ना वो डिवाइड कर रहा है 1, 2, 3 और 2, यानी कि 3/2, यानी कि 3/5 द वे का मतलब हो गया कि A जो है ना वो उन दोनों के सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 3/2 में। अगर B की बात करें तो B से पहले कितने पार्ट है, 2, और B के बाद कितने हैं, 3। इट मींस के B की रेशो आ रही है 2/3, यानी 2/3। अगर हम C की बात करें तो C से पहले कितने हैं, 4 पार्ट, C के बाद 1, तो C के हो गए 4/1, यानी कि 4/1 मींस के 4/5 द वे। अब यहां पर हमारे बात थी 2/3 द वे की। ये मैंने आपको एक जनरल फॉर्म बताई है कि इनका मतलब क्या है। आप इनको मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। A, B की लेंथ और P, इन दोनों पॉइंट्स की लेंथ और दोनों पॉइंट्स की लेंथ भी मालूम कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। ठीक है, तो यकीनन आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि 2/5 द वे का मतलब है कि टोटल 5 पार्ट हैं। जो हमारा पॉइंट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 2nd पार्ट पर है, तो रेशो अगर आएगी तो 2/3। अगर 3/5 द वे होगा तो इसका मतलब 3/2, यानी कि इसको आप ये नहीं समझेंगे 3/5 द वे का मतलब है ये 4/5 द वे का मतलब है कि 4/5 नहीं। इसके टोटल पार्ट 5 है, तो वो हमारा जो पॉइंट है वो 4 पर है, तो इसकी जो डिवीजन रेशो आएगी वो आएगी 4/1।
इसकी रेशो कितनी आएगी 2:3, इसकी रेशो कितनी आएगी 3:3। ये मैंने आपको जनरल बात बताई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा जो पॉइंट ए है वो 2/3 द वे है फ्रॉम दो पॉइंट। ये दो पॉइंट से जो ए था वो इन दोनों से 2/3 द वे था, यानी कि इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में टोटल 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है और ए कहां पर है, सेकंड यूनिट पर है। तो एक पॉइंट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो इसका मतलब है ए पॉइंट यहां होगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए इज 2/3 द वे फ्रॉम दो पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब जो ए है वो इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 में। ठीक है, बी तो मिड पॉइंट है। अगर ये 2/3 द वे, अगर ये 1/3 द वे होता तो डेफिनेटली ए यहां होता और इसकी रेशो होती 1:2। ठीक है, तो यकीनन आपको ये बात समझ आ गई होगी, मैंने मजीद एक्सप्लेन भी कर दी है चीजें। अब इस सवाल में इसने कहा था कि ए इज 2/3 द वे, तो हम अभी तक सिर्फ इसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे कि भाई ए 2/3 द वे का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है कि भाई ए जो है ना वो इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो मैंने यहां पर लिखा है गिवन दैट ए इज 2/3 द वे फ्रॉम 1,10 to -8,4, इट मींस ए डिवाइड्स द सेगमेंट इन 2:1। ठीक है, एंड बी इज द मिड पॉइंट ऑफ दो पॉइंट, और जो बी है वो इन दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। सही है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि बी इन दोनों का मिड पॉइंट है। अब सवाल में पूछ क्या है, बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, यानी कि ए से बी का डिस्टेंस बताएं क्या होगा। अब ए से बी का डिस्टेंस तो हम जब बताएं जब हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट हो और बी के कोऑर्डिनेट हो। हमें मालूम करना है ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस। याद रहे, ये मैंने ग्राफ पर तस्वीर नहीं बनाई है, तो ये ऐसी है, तो ये लाइन आपको पैरेलल नजर आ रही होगी। ये जरूरी नहीं कि ये लाइंस पैरेलल हो, ये कुछ भी हो सकती है। अब मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो डेफिनेटली डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी के दरमियान का, तो ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो हमें ए के कोऑर्डिनेट चाहिए और बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। जब ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो फिर हम ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इट मींस कि वी हैव टू फाइंड ए, वी हैव टू फाइंड बी, देन वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो हम पहले निकालेंगे ए के कोऑर्डिनेट और फिर निकालेंगे बी के कोऑर्डिनेट्स। अब ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि आप ये देखें कि जो ए है वो दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो हम पहले पॉइंट निकालेंगे ए। फॉर पॉइंट ए यूजिंग IDP, इंटरनल डिवीजन पॉइंट, क्योंकि रेशो डिवाइड कर रहा है, x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हमारे पास रेशो है m1 रेशो m2, वो है 2:1। ठीक है, x1 y1 क्या है, x1 है हमारे पास 1 और y1 है हमारे पास 10, x2 हमारे पास है -8 और y2 हमारे पास है 4। अब आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। फॉर्मूला मैंने पूरा नहीं लिखा था, लिख लें इसको, भूल गया लिखना मैं। अब आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लें इसी में। तो m1 आपके पास क्या है 2, x2 है -8, m2 है 1, x1 है 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। m1 y2 m1 है 2, y2 है 4, m2 है 1, y1 है 10 और होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब आप देखिए जरा, तो यहां पर ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा -16 प्लस 1 4 8 और 10 18 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज -15/3, यानी कि -5 और ये 6। ये आ गए मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट हमने कैसे निकाले, आईडीपी का इस्तेमाल करके। अब हमें बी के कोऑर्डिनेट निकालने, तो फॉर द पॉइंट बी यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, x, y is equal to x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2।
अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं 0,7 और 6,-11 पर। तो यहाँ पर हमारे पास x1 है 0, y1 है -7, x2 है 6 और y2 है -11। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो x1 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 और y1 -7 प्लस -11 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 3 -7 -11 -18 को 2 से डिवाइड करें -9। ये आ गया मेरे पास b के कोऑर्डिनेट। अब हमें a भी मिल गया है और b भी मिल गया है। नाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a। नाउ वी कैन फाइंड तो डिस्टेंस फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस निकालें। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट है -5,6 और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,-5। अब आप जरा डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। x2 माइनस x1 यानी कि +5 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो 3 + 5 होगा 8, 8 का स्क्वायर 64, -9 -5 -15 का स्क्वायर होगा 225। 225 और 64 को ऐड करें तो 289, इसका स्क्वायर रूट ले तो 17 यूनिट्स। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए बी is 17 यूनिट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके सवालात मैं आपको पैकेज में मजीद दूंगा भी ताकि इसकी मजीद अच्छी प्रैक्टिस हो सके आपकी। आगे चलते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये अनऑर्डर्ड सवाल करवा रहा हूँ। बिल्कुल अनऑर्डर्ड करवा रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे कौन सा सवाल कब करवाना है जो आपको हिट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। एक स्ट्रेट लाइन है जो दो पॉइंट से गुजर रही है। सिंपल सी स्टेटमेंट है, लेकिन अगली स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है ऑन दिस लाइन। किस लाइन का जिक्र हो रहा है? जब ए बी से पास हो रही है। ऑन दिस लाइन फाइंड अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज इक्वल टू 3। वो लाइन जहां जो ए और बी से गुजर रही है उसी लाइन पर एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा 3 है। एब्सिसा मतलब x। बताओ उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यानी जो पॉइंट हमें मालूम करना है उस पॉइंट का एब्सिसा सवाल में दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ मालूम करना है y। तो हमने क्या किया? हमने कहा लेट सी 3, y बी द पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। तो हमने जो पॉइंट फाइंड करना है उस पॉइंट को हमने क्या कंसीडर किया? 3, y। एब्सिसा 3 दिया हुआ था, y मालूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो c है ना वो a और b को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कर रहा है तो रेशो में कर रहा है, तो m1 रेशो में। इसका मतलब c के कोऑर्डिनेट निकालने तो रेशो निकालनी पड़ेगी। अब तस्वीर मैंने बनाई है, a और b दोनों पॉइंट दोनों नेगेटिव हैं, a और b, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। जो c पॉइंट हमें मालूम करना है वो मैं बना नहीं सकता अभी, क्योंकि जो c पॉइंट है ये फोर्थ में भी हो सकता है और फर्स्ट में भी हो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू 3 है ना। अब y की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये फर्स्ट में होगा, अगर y की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये फोर्थ में होगा, इसलिए मैं c लिख नहीं रहा है। अच्छा, अब ये मालूम कैसे करें? तो अगर आपको याद हो जो मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 22 किए थे, उसमें हमने आपको बताया था कि जो पॉइंट x एक्सिस पर होगा उसमें y की वैल्यू 0 होगी। अगर वो पॉइंट निकालना है तो y की वैल्यू 0 रखकर रेशो थ्योरम लगा लें। अब आप देखिए इसमें भी इस तरह से है कुछ। c क्या है? 3, y। जो c है वो a और b को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यूजिंग आईडीबी यूज करेंगे, डेफिनेटली रेशो की बात हो रही है, पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो x, y m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो कौन है? c, 3, y।
तो इसका मतलब है x, y क्या हो गया 3, y। जिनको डिवाइड कर रहा है वो कौन है -12 -13, यानी कि x1, y1 कौन है -12, -13, x2, y2 कौन है -2, -5, और m1 m2 हमें पता नहीं है, तो xy की जगह रखें 3, y। m1 पता नहीं है, x2 क्या है -2, m2 पता नहीं है, x1 क्या है -12 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 y2 कितना है आपके पास -5 और y1 कितना है -13। तो ये हो जाएगा -2m1 -12m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और आपको -5m1 -13m2 डिवाइड बाय m1 प्लस। अब मसला ये है कि जब तक ये m1 और m2 नहीं मिलेंगे तब तक हम पूरा कोऑर्डिनेट नहीं दे सकते क्या होगा। तो कल मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए थे, ये y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा था तो y 0 होता था, तो हम y की वैल्यू 0 रखकर और फिर रेशो निकाल लेते थे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, जब मैं इनको कंपेयर करूंगा तो ऑन कंपेयरिंग 3 is equal to -2m1 -12m2 divided by m1 प्लस, डिवाइड हो जाए तो जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये होगा 3m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर y भी तो है, एंड y इज इक्वल टू -5m1 -13m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। अब यहाँ पर देखें तो ये -2m1 -12m, लेफ्ट हैंड साइड पर लाऊंगा तो 3m1 प्लस 2m1 दैट इज 5m1, 3m2 को राइट हैंड साइड पर लेके जाऊंगा तो -15m2। मजीद सिंपलीफाई करें तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू -3। तो इसकी जो रेशो होगी वो होगी 3:-1। याद है आपको कि मैंने आपको बताया था नेगेटिव रेशो में m2 हमेशा माइनस होगा, तो अब आपको रेशो मिल गई। अब रेशो को जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको y मिल जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू -5, m1 की जगह रखेंगे 3, 13, m2 की जगह रखेंगे -1, -15 प्लस 13 -2.2 -1, तो y कितना आ गया आपके पास -1। तो आपने x की वैल्यू रखकर y की रेशो निकाली और y की वैल्यू निकाल ली। तो अब अगर वैसे मैंने एक ही साथ रख के कर दिया, अगर मैं अलग अलग करता यानी कि पहले x का कोऑर्डिनेट यूज करके रेशो निकालता और फिर y के कोऑर्डिनेट में पुट कर देता तो भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 उसी तरह कराया आपको कि x के कोऑर्डिनेट से रेशो निकाली, y के कोऑर्डिनेट में पुट कर दी। यहाँ पर मैंने पूरा कोऑर्डिनेट ताकि दोनों तरीकों से आपको बात समझ आ जाए। अगर आप चाहें तो इसमें x का फॉर्मूला इस्तेमाल करके रेशो निकालें और y के फॉर्मूले में पुट कर दें, दोनों में से कोई सा भी तरीका कर लें, कोई मसला नहीं, दोनों आने चाहिए आपको। सो द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर 3, -1। जो हमारा सी पॉइंट था वो 3, y कंसीडर किया था, x की वैल्यू 3 थी, y हमने -1 निकाल लिया है, तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, -1। इट मींस कि जो पॉइंट होगा ये यहां पर होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव, y नेगेटिव होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट, इसीलिए मैंने यहां पर सी नहीं बनाया था। तो यकीनन आपको बात समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने करवाया है, 25 बिल्कुल इसी तरीके से है, पूरा ये ऐसे ही है, बस उसमें यहाँ पर एब्सिसा की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है ऑर्डिनेट, तो अब वहाँ पर ऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ऑर्डिनेट की वैल्यू रखकर रेशो निकालेंगे और फिर एब्सिसा की वैल्यू निकालेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग पहले। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, और वो है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। और इसी तरह के सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, इंस्क्राइब्ड इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये हम आगे भी इनको पढ़ेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पहले सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल की, इसकी डेफिनेशन, इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन पर। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या है? द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि वो पॉइंट जहां पर ट्राइंगल के तीनों मीडियन आकर कॉन्करेंट होते हों। कॉन्करेंसी या कंकरेंट से मुराद क्या है कि द पॉइंट वेयर ऑल द लाइंस आर मीट, जहां पर वो पॉइंट मिले, जिसको आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर दो पॉइंट लाइंस आकर मिलती हैं, तो कंकरेंसी से मुराद भी यही है। यानी कि वो पॉइंट जहां पर ट्राइंगल के तमाम मीडियंस आकर मिले, ट्राइंगल के तमाम मीडियंस गुजर रहे हों, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। लेकिन अब आप में से कई सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि मीडियन क्या होता है। वैसे आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में पढ़ा है मीडियन भी, सेंट्रॉइड भी, लेकिन मीडियन की डेफिनेशन लिख रहा हूं। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द अ वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल कॉल्ड मीडियन। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का एक वर्टेक्स और उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के ज्वाइन को हम मीडियन कहते हैं। जैसे कि अगर ये ट्राइंगल है तो ये जो पॉइंट है ना, P कह लिया मैंने इसको, ये P क्या है? A और B का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, इसको P नहीं कह रहा मैं, इसको कहते हैं M.P, ताकि समझ में आ जाए कि ये मिड पॉइंट है। अब A और B का मिड पॉइंट है ये, लेकिन मीडियन क्या होगा? जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, इस लाइन को हम कहेंगे मीडियन। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट, डेफिनेशन देखें, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। ठीक, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस वर्टेक्स से ज्वाइन करें तो मीडियन मिलेगा। अगर ये BC का मिड पॉइंट है तो मीडियन होगा A से लेकर इस पॉइंट तक। तो ये A से जो मिड पॉइंट गिरेगा, A से जो मीडियन गिरेगा वो BC पर, और ये M.P क्या है? B और C का मिड पॉइंट। सिमिलरली यहां से भी एक मीडियन गिरेगा सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर। ठीक है, अब यहां पर तीन मिड पॉइंट है, एक ये मिड पॉइंट, सॉरी तीन मीडियन है, एक A से गिर रहा है, एक B से गिर रहा है और एक C से गिर रहा है, और ये तीनों मीडियन इस पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। इट मींस कि ये जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। कीप इन योर माइंड कि ये सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सेंटर नहीं है, ट्रायंगल का कोई सेंटर नहीं होता, ये सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल है। तो यकीनन आपको मीडियन की बात समझ में आई है और सेंट्रॉइड। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। यानी कि ये सेंट्रॉइड है ना, इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। इसी तरीके से जो एक पॉइंट पर से गिर रहा है ये भी इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। इसी तरीके से ये भी इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 2:1 में सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। तो तीन बातें मैंने बताई कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। मीडियन क्या है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड मीडियन। और तीसरी बात मैंने बताई कि सेंट्रॉइड जो है वो 2:1 में हमेशा मीडियन को डिवाइड करता है। अब हम आते हैं इसकी डेरिवेशन पर। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने कहा लेट G x, y be the centroid of a triangle whose vertices are A, B and C। यानी कि ट्रायंगल के वर्टिसेस कौन कौन है? A, B and C, और जो G है वो क्या है? सेंट्रॉइड। अब अगर मुझे इसका सेंट्रॉइड के ट्रायंगल कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं
तो मैं किसी भी एक मीडियन से सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। मुझे तीनों मीडियन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मीडियन गिराया सी से और इसका नाम दे दिया मैंने पी का। तो हमने कहा से P is a midpoint of AB। C कौन है? P कौन है? A और B का मिड पॉइंट। सही है। अब मीडियन कौन हो गया? CP क्या हो गया? इज अ मीडियन। ये मैं एक एक बात लेके इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको बात समझ पाएगा, वरना जरूरत नहीं है मेरे लिए। तो P जो है वो A और B का मिड पॉइंट है और जो CP लाइन है ये क्या है? मीडियन। अब मैंने मीडियन गिराया है A और B के मिड पॉइंट पर। ये B और A और C के मिड पॉइंट पर भी गिर सकता था, ये B और C के मिड पॉइंट पर भी गिर सकता है। यहां पॉइंट होगा G जो कि सेंट्रॉइड है, और जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो 2:1। ठीक है, G डिवाइड्स CP इन 2:1 और CP कौन है? ऊपर बता दिया मैंने कि मीडियन है। इसका मतलब मुझे इस G के कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी x और y की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालें? यकीनन ये G जो है वो C और P को अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है हम रेशियो भी गिवन है, तो इसका मतलब है हम आईडीपी लगाएंगे। लेकिन आईडीपी लगाएं तो इसका पहले हमें P के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। अब P कौन है? A और B का मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालूं अगर मैं, तो वो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकलेगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही मिड पॉइंट होगा। अब हम मिड पॉइंट आईडीपी लगा सकते हैं यूजिंग आईडी पी। x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब m1 m2 हमारे पास है 2:1, ये है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, m1 m2 x1 y1 x2 y2 सब्स्टिट्यूट करें इसमें। m1 कितना है हमारे पास? 2 और x2 क्या है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m2 कितना है? 1 और x1 हमारे पास x3 और होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट, तो 2 इंटू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू y3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, यहां बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। यहां 2 2 से कैंसिल हो रहा है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। ये कहलाएगा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो यकीनन आप लोगों को ये सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल समझ में आ गया होगा, और इसका कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको दूंगा अभी करने के लिए, पैकेज दे रहा हूँ अभी, और इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझिएगा। डेरिवेशन मैंने कराई है। अच्छा, आप डेरिवेशन मैंने इसको करवाया है सी से ए और बी पर मीडियन गिराया है। आप लोग कैसे करेंगे? ए से मीडियन गिराएं बी सी पर और फिर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ड्राइव करें। बी से गिराएं मिड पॉइंट ए सी, मीडियन ए सी पर, फिर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ड्राइव करें। देखेंगे आप कि तीनों जगह से आपको डेरिवेशन ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ फॉर्मूला सेम मिलेगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं पैकेज दूंगा अभी आपको। अच्छा जी, अब देखेंगे ये पैकेज है, क्वेश्चन नंबर 25 करना है, 8, 9 और 15।
फिर रिपीट करना है क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने करवाया है विद 1/3 द वे, उसमें था 2/3 द वे, आप लोग 1/3 द वे करके पूरा सवाल सॉल्व करेंगे। फिर उसी सवाल को रिपीट करेंगे 3/5 द वे, 3/5 द वे करके, यानी कि 2/3 द वे को हटाकर 3/5 द वे करके पूरा सवाल आपका नया बन जाएगा। फिर सेंट्रोइड फार्मूला जो मैंने ड्राइव करवाया है, सी से मिड पॉइंट गिराया था मीडियन, आप लोग अदर मीडियन से इसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस पर मजीद बात करेंगे और इट मे बी के शायद अगला लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर होगा एक्सरसाइज 2.2 का। और इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे रिस्पांस आप लोगों ने व्हाट्सएप पे और जूम पर सबमिट करवाने हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।